अच्छा, इसार राना साहब, सबसे पहले तो जरा मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बता दीजिएगा कि फैसल वावड़ा आजकल, आपने भी उनके बयानात सुने, कुछ बयानात मैंने उनके अपने प्रोग्राम के आगाज में सुनवाए भी, अपने नाज़रीन को भी, अपने मेहमानों को भी। क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, किस मिशन पर हैं, चाहते क्या हैं अब वो? तो मुझे ऐसा लगता है कि डी चौक के वाक़े के बाद इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ से खुश नहीं है। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब ने जिस खूबसूरती से सारे वाक़े का रुख इस्टेब्लिशमेंट की तरफ मोड़ने की कोशिश की, और आर्मी चीफ साहब का नाम लेके कि उन्होंने आके हमारी मदद की और ये वो, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी हरकत जिसमें ये तासुर बन रहा था कि जी शायद कहीं फौज और अवाम सामने मोहब्बत में हद से आगे गुजर गए, तो ऐसे अल्फाज कह दिए शहबाज शरीफ साहब ने, या फिर दानिस्ता तौर पर अदा किए गए होंगे साराना साहब? पता नहीं, वो बकरा हूँ जनू में क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है। अच्छा। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट का जो मेरा इस बीइंग जर्नलिस्ट कैलकुलेशन है कि वो उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया, जिसके बाद वावड़ा साहब मैदान में आए, उन्होंने एतराफ़ भी किया कि हाँ लाशें गिरी, फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये शहबाज हुकूमत की नाअहली है। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि ये पुलिस की नाअहली है, और फिर उन्होंने ये कहा भी कि शहबाज शरीफ ये मलबा जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ डालने की कोशिश ना करें। और इससे आप जरा समझ लें कि वावड़ा साहब जो भी कह रहे होते हैं बड़ा कैलकुलेटेड होते हैं। हाँ, और अगर अचानक उनके दिल में इमरान खान की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो ये एक्चुअली सामने वाले को ये बताने की होती है कि तुम जागते रहना तो साढ़े ते ना रहना। हम मतलब अगर इमरान खान कोई इतना गया वक्त नहीं है जो वापस नहीं आ सकता। और दूसरी तरफ ये कि उनको नाहल, निकम्मा और जिसे कहना चाहिए ना बिल्कुल ही फारिग करार देने का मकसद ही ये है कि उन्हें ये बताया जाए कि काका तुसी अपनी हद में रह के खेलें, आप ये जो कुछ भी कार्रवाई डालते हैं। साराना साहब, जिस पे अक्सर आप में और बहुत सारे तजियाकार जो हैं वो एतराज करते हैं कि अब बहुत सारे एंकर्स हजरात के अकाउंट से भी इस किस्म के अल्फाज नहीं आने चाहिए, लेकिन जब फैसल वावड़ा ने खतशुद का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, तो उस कैंप के लोगों की जो है ना तरफ मैंने देखना शुरू किया। जवाब फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा, उन्होंने कल एक प्रोग्राम में बैठकर तो ये भी कहा कि ये नून लीग है जो जिसने फौज को, इस्टेब्लिशमेंट को और पीटीआई के लोगों को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया। इतना बड़ा इल्जाम डाल रहे हैं वो नून लीग पर? देखिए, नून लीग लाई नहीं लाई, हुकूमत वक्त की मैं बात ज़रूर करूँगा। हुकूमत वक्त को जब ये नज़र आ जाए कि असलहा भी मौजूद है, आंसू गैस के शेल भी मौजूद हैं और दहशत गर्द भी मौजूद हैं, और जो कोई भी किसी वक्त भी, और फिर जब नारे भी ऐसे हों कि 17 दफ़ा हमला किया गया तो तीसरी दफ़ा जा रहे हैं। लेकिन आप सबकी रहनुमाई के लिए मरियम बीबी तो कह रही हैं गुलेले थी, पत्थर थे, कीलों वाले डंडे थे, आप असलहे की बातें कर रहे हैं, रबड़ की गोलियां। जी, असलहा तो सामने आया है, उसकी फुटेजेस भी आई हैं, तस्वीरें भी आ गई हैं। अब इसके पीछे क्या रह गया? अगर मरियम बीबी ने नहीं कहा तो मैं तो इस्लामाबाद में मौजूद हूं, और उस दिन जो मैंने यहाँ देखा और फिर जिस किस्म की तकारीर हुई कि मैं अकेली खड़ी रहूंगी, और उसके बाद फिर वो यूं फरार होती हैं और हिडन हिल्स में जाके, वो कौन से ऐसे हिडन मामलात थे जाके तय किए जा रहे थे। लिहाजा इसमें देखिए, ये तो आइन कहता है, कानून कहता है, अगर आप ये समझते हैं कि नक्शे अमन का खतरा है, अगर आप ये समझते हैं कि बलवाई आ गए हैं, अगर आप ये समझते हैं कि ईंट से ईंट बजाने की बातें हो रही हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हम जाके जेल के दरवाजे तोड़ के लेके आएंगे, अगर आप ये समझते हैं कि सारा कुछ कहने के बाद अगर हुकूमत वक्त और वजारत दाखिला ये करती है कि फौज को बुला लेती है, तो आइन और कानून में, और आप तो इस मौका पर वो कादर पटेल साहब के दोस्त हैं मुराद सईद साहब, उनकी माजी की आप वीडियोज निकाल के देख लें, उसमें सुन लें, उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि वो किस तरह कहते थे कि किसी को ये हक नहीं है। हत्ता कि वो तो ये कहते थे कि जो फेक न्यूज और जो फौज के खिलाफ जबान चलाएगा उसका भी बुरा हाल कर देना चाहिए। लिहाजा ये वो सारी चीजें हैं जो वजारत दाखिला ने समझा, मोहसिन नकवी साहब ने दरखास्त की और फौज आ गई। अब इसको ताने बाने जोड़ना बनाना सानवी और का काम कोई है नहीं, और किस तरह चलेगी हमारे भी मामलात। लिहाजा हमने भी वो टॉक शोज भी करने हैं, हमने सब कुछ करना है, अहले
सियासत ने भी करना है और चिंगारी हमारा दिखाने काम वालों है। ने नहीं वो नहीं भी सब जवाब कुछ सच्ची करना साहब है। देखिए, मैं नहीं हमारा काम समझता, है मैं नहीं समझता। लोगों तक रियलिटी और लोगों तक हकीकत को पहुंचाना। अब ये अवाम ने डिसाइड करना है कि नहीं तो उन्होंने फिर किस किधर बात नहीं, की अगर है, रियलिटी पहुंचानी उन्होंने थी, किस बात की अगर जरिए आप सुननी देखिए, है, किसकी अगर नहीं रियलिटी सुननी। पहुंचानी थी तो 278 लाशें भी हमने चला दी। किधर है वो लाशें? वो शहीद है, वो जिंदा है और वो अपने घरों को चले गए, ये 12 तो रह जवाब गए फिर आप पीछे। जाके वो हुकूमत से किधर मांगे गए? ना। ये मैंने फेक तो न्यूज़ किसी भी नहीं दिन है। 278 की बात नहीं की। अगर मैं कहूं 278 हैं तो फिर आप मेरे से जवाब सब सवाल करें ना, मैं तो नाम ही नहीं लिया। आपकी बात नहीं, जरिए आप देखें, ये मजमूई तौर पे मीडिया पे चला है। ठीक है, रिजवान रज़ी साहब मुझे ये बताइएगा कि किसकी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं फैसल वावड़ा साहब, क्योंकि जिस कैंप से उनका ताल्लुक, आपने कल भी कहा कि जरिए आप जरूरी नहीं है कि हम फैसल वावड़ा साहब की हर एक बात को सीरियस लें, लेकिन सर बार बार कोई एक गुफ्तगू में कह गए हो तो चले समझ आती है। कल भी बहुत ही गरजे बरसे, ये तक कह दे कि कुरान पाक हाथ में उठा लें तब भी कोई इनकी बात पे यकीन ना करे। वावड़ा साहब और फवाद चौधरी साहब जो हैं, हाँ जी। ये दो किरदार ऐसे हैं कि जिनके दिलों के अंदर किसी भी वक्त पीटीआई की मोहब्बत जो है वो जोश भी मार सकती है, हाँ। और वो पीटीआई के नाकदीन के ऊपर खुदकुश हमला भी कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे उनका मुस्तकबिल फिलहाल पीटीआई के अंदर कोई सुनहरा नजर नहीं आता। अच्छा। और मेरा मतलब है, मैं आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं देख रहा था कि पानीपत के मैदान के ऊपर उन्होंने 17 हमले करने की बात की है गंडापुर साहब ने। अच्छा, 17 हमले सोमनाथ पे हुए थे, और सोमनाथ जो है वो मुंबई के पास वाक़या है, गुजरात उनका सूबा है भारत का। और जो पानीपत का मैदान है, अगर वो आप दिल्ली से अंबाला और कश्मीर की तरफ जाएं तो रास्ते में पानीपत का मैदान आता है। अच्छा। तो इन दोनों के दरमियान कोई 1200 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो फिर मुझे याद आया कि वो जो होते हैं ना, वो जर्मनी और जापान की सरहदें ऐसे ही मिलाई जाती हैं। कमिंग बैक आपके सवाल की तरफ, हाँ जी, देखिए, please। इन दोनों असहाब को अपनी पीटीआई के अंदर वापसी मकसूद है। अच्छा। और उस वापसी से पहले उन्होंने बिलावल साहब से मुलाकात भी कर ली है, जिनके वोटों की बुनियाद के ऊपर वो सेनेटर बने थे। फवाद चौधरी की तो मान भी लीजिए रिजवान रज़ी साहब, फैसल वावड़ा जिनके कंधों पर सितारे लगे हैं, उन्हें क्या जरूरत पीटीआई में वापस जाने की? पीटीआई की जो अभी देखिए ना, उनकी बाहमी सर फटवल है, हमें ये कोई हक नहीं कहने का, पार्टी के उनके अपना मामला है। उससे कुछ वैक्यूम तो पैदा होगा ना। उस वैक्यूम को फिल करने की इन लोगों का ख्याल है कि ये वर्थ रखते। अच्छा। तो लिहाजा वो ऐसी बातें करें जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बानी के लिए या पार्टी के अंदर कुछ हलकों के लिए काबिल कबूल हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता उनकी कबूलियत होगी। अच्छा। मेरे ख्याल के अंदर जनाब अली जफर और जनाब बैरिस्टर गौहर की नामजदगी जो है जुडिशल कमीशन के लिए, और दोनों का जो मिजाज है वो गुफ्तगू के जरिए मसाइल हल करने का मिजाज है, अली जफर का भी और गौहर भाई का भी। तो मेरा ख्याल है कि इनकी नामजदगी जुडिशल कमीशन के जरिए एक खास किस्म का पैगाम है जो कि भिजवाया गया है मुतलका हलकों को। और ये दोनों नरम दिल हैं और नरम खूब ही हैं, वो इसलिए मैं ये समझता हूँ। ठीक है, ठीक है।